So hello students, welcome back to Sankalp classes. So today we are presenting a very demanding series called JK Board Express, and this series today we discuss about the physical chemistry, that is for the 11th class, where we discuss the most important questions, the detailed PYQs since from 2016 to 2024, along with the what kind of questions may be asked in the form of long answer question or short answer questions or MCQs. And the planner and strategy for your preparation to prepare physical chemistry, I am here to present this one, and my name is Ajay Singh Charak from the Sankalp Academy. So let us begin today, and this is a compilation of our booklet that is by the name of the Sankalp series. So students, you know that physical chemistry में जो हमारे पास topics हैं वो हमारे पास बनते हैं topic यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 यहाँ पे आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. अब ये जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास टॉपिक है, इसमें हमारे पास जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्या बन सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या इसकी परसेंटेज मार्किंग रहती है, वो हम अब सब कुछ डिस्कस करेंगे. हाँ तो बेटा जैसे बात करा था मैं यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर की, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर की वेटेज क्या है. चैप्टर की वेटेज हमारे पास 7 मार्क्स की है, जिसमें एक्सपेक्टेड ये कि यहाँ से एक आएगा आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएंगे MCQs. और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ से आपका हर बार हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो ये यहाँ पे ध्यान रहे आपको. MCQ भी यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा. एक्सपेक्टेड आपके शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 का भी आ सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे रह सकती है. अब बेटा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या सकता है. सबसे पहले मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करूँ, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग आंसर का आ सकता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे. ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो सकता है वो आपके लॉन्ग आंसर में, तो इसी के आड़ में हमने देखने को मिला यहाँ पे क्वेश्चन आता है किसके ऊपर, लिमिटिंग एजेंट के ऊपर आता है. लिमिटिंग एजेंट का क्या आएगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा. ये आप यहाँ पे एंटर लिख दो अपनी कॉपी पे कि द न्यूमेरिकल विल बी आस्क्ड फ्रॉम द लिमिटिंग एजेंट. हो गया आपके यहाँ पे. अब उसके बाद अगर यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है लॉन्ग आंसर में वो क्या बनता है, वो बनता है हमारे पास आपका मोलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला पे बनता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसमें प्लस न्यूमेरिकल भी एक ऐड होगा. तो ये भाई, तो आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन से करना है. द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आस्क्ड फ्रॉम द लिमिटिंग एजेंट, एट द सेम टाइम सेकंड आपका आएगा कहाँ से, आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला से, एम्पेरिकल फार्मूला से. उसके बाद अगर कहीं से न्यूमेरिकल आ सकता है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, और आएगा किसके ऊपर, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर. आएगा किसके ऊपर, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर. इस चैप्टर के टोटल टॉपिक जो बनते हैं वो बनता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 1, लिमिटिंग एजेंट 2, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला 3, और चौथा आएगा मोल कॉन्सेप्ट. अगर आप ये 4 टॉपिक आप करते हो तो इस चैप्टर के आपके पास डिटेल्ड आपको पूरे गारंटी है 7 नंबर के अप्रोच आप लेके आ सकते हो. सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. तो उसमें आता है टॉपिक आपका सबसे पहले क्या आता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स. एज यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी है. इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या हैं. तो रूल क्या है, अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताऊं तो पहला रूल ये है कि अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकता है. जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखा है 12.24 लिखा है, तो इसमें कितने फिगर्स हैं, यहाँ पे 4 है, तो इसके कितने बनेंगे, 4 फिगर्स बनेंगे. इसके बनेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे. और दूसरी बात, अगर जीरोस बिटवीन में कहीं भी, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा मैंने 4004 लिखा, तो इसमें अगर जीरो बीच में है तो अभी इसको काउंट करना है, तो ये भी क्या बनेंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे. 2 पॉइंट यहाँ पे. अगर जीरोस पहले लगे हैं जिनको हम बोलते हैं लीडिंग जीरोस बोलते हैं ना, तो लीडिंग जीरोस अगर मान लो पहले लगे, कहीं भी लगा 001 लगा, इसमें कितने फिगर है, 1 बेटा. यहाँ पे अगर मैं इसको 0.01 लिखूँ तब भी क्या बनेगा, 1 बनेगा. तो ये याद रखना भैया, अगर जीरोस पहले इनको काउंट नहीं किया जाता, जीरोस अगर पहले है तो काउंट नहीं किया, जीरो बीच में है तो काउंट किया जाता है. अब अगर जीरो ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग मतलब इन द सेंस कि अगर जीरो पीछे लगे, मान लो यहाँ पे लिखो, मैं सपोज में लिखो यहाँ पे 4.3.0 लिखो यहाँ पे इसको मैं, और यहाँ पे आपके बेटा कितने फिगर्स आएंगे, यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ आएंगे 2 फिगर्स आएंगे. अगर मैं इसको लिखता हूँ 430 और पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पे डेसिमल लगा, तो फिर इसको भी काउंट करना पड़ेगा. यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 फिगर्स लिखता हूँ. इसी तरह से हमारे पास हर जगह पे आपके जीरोज आते हैं. और ये याद रखना कि अगर एक नंबर आपका कोई डेफिनेट नंबर है
उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है भाई। यहाँ पे तो डेफिनेट नंबर का जिससे हमारे पास कोई नंबर है उसकी वैल्यू इन्फिनाइट भी हो सकती है, ठीक है। उसकी वैल्यू जैसे मान लो अगर मैं 2 की बात करूँ, अब आपको लग रहा है 2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बट अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 2.0 तो बताओ वैल्यू कितनी आएंगी, यहाँ पे 2 आएंगी। अगर मैं लिखूँ 2.00 तो वैल्यू कितनी आएंगी, 3 आएंगी। तो ये भी आपको याद रखना, तो इसकी वैल्यू डेफिनेट बन सकती है हमारे पास। तो ये भी पहला क्वेश्चन है आपका जिसमें मैं बताया कि आपका सिग्निफिकेंस क्या होता है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ तो हमारे पास लिमिटिंग और एक्सेस रीजन का भी फर्क आता है। लिमिटिंग रीजन वो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये लिख दो, लिमिटिंग वो होता है जिसका अमाउंट डिसाइड करता है, जिसका अमाउंट डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, उसको लिमिटिंग एजेंट बोलते हैं। और लिमिटिंग एजेंट जो हमारे पास है वो हमेशा रिएक्टेंट साइड में उसकी क्वांटिटी जो होती है वो लेस होती है, लेस क्वांटिटी होती है, लेस नंबर ऑफ मोल्स होते हैं लिमिटिंग एजेंट के। और सबसे पहले वो रिएक्शन में कंज्यूम होता है, फर्स्ट कंज्यूम करता है, किसमें, रिएक्शन में कंज्यूम करता है, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग एजेंट, ठीक है भाई। तो लिमिटिंग एजेंट डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसकी क्वांटिटी कम होती है। अगर दो रिएक्टेंट है, मान लो एक ए है दूसरा बी है, उसमें जो कम होगा, अब जो कम है, जो जिसकी क्वांटिटी कम है, जो हमारे पास लेस अमाउंट में है वो लिमिटिंग एजेंट है, वो लिमिटिंग एजेंट है। और जो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम है, वो किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेस एजेंट बोलते हैं। और कितना प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, लिमिटिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जेके बोर्ड ने 2021 में और 23 में यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन हमारे पास जो बेसिकली लॉ पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ केमिकल कंडीशन डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आएगा बेटा, इस बार भी सेक्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आ सकता है, 5 मार्क्स का आ सकता है, लिख लो इसको। ये क्वेश्चन आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। करना क्या है, हर एक लॉ को डिफाइन करना, उसका एग्जाम्पल लिखना, उसका एग्जाम्पल लिख के उसको आपने दिखाना कि उसको कैसे वेरीफाई। जैसे मान लो पहला लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। कोई भी रिएक्शन ले लो आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ अपनी रिएक्शन के लिए भी कि मैंने बनाया वाटर, कहाँ से बनाया वाटर हमारे पास, मैंने इसको रिएक्ट किया H2 से और O2 से। H2 और O2 रिएक्टेंट हमारे पास है, दोनों को बैलेंस करना पहले जरूरी है यहाँ पे। तो बैलेंस करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाया मैं ट्वाइस ऑफ H2 और ये बना ट्वाइस ऑफ वाटर बना। बेटा अब इसमें इसका मास क्या H2 का, तो ये भाई टोटल मास आएगा 4 ग्राम। यहाँ पे बेटा O2 का मास क्या, तो O2 का मास आएगा आपका 32 ग्राम। और जैसे यहाँ पे निकालें इसका मास कितना आता है, टोटल आता है 36 ग्राम। अगर मैं रिएक्टेंट का वेट ऐड करूँ तो 32 + 4 = 36 ग्राम। और यहाँ पे भी आएगा प्रोडक्ट का कितना आएगा, 36 ग्राम। दैट मीन्स आपका मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जब भी आपका मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर आएगा बेटा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर, तो कौन सा लॉ फॉलो होगा भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होगा। तो आपने पहले इसको डिफाइन करना है, उसके बाद ये बताना कि कैसे ये सेट बैठता है। इसी तरह से बाकी लॉ भी हमारे पास है, चाहे वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, दोनों के लॉस, पहले लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो है, दूसरा मास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है, ये दोनों के दोनों जो लॉस हमारे पास हैं वो एग्जाम में आपके डेफिनेटली आपको दिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही हमारे पास 2 बनते हैं, बाकी भी लॉस हमारे पास है। नेक्स्ट कम अप टू द नेक्स्ट पोर्शन। बेटा दूसरा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखो कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, जैसे मैंने लिया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया बाय द वे, है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना भाई यहाँ पे, तो 12 ग्राम यहाँ पे लिया, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना, 2 एटम है हमारे, एक का मास 60 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे, तो ये बना आपका 32 ग्राम बना। तो मतलब अगर हम इसका रेशियो निकालूं 12 वर्सेस 32, ठीक है, 12 वर्सेस 32, तो जाएगा भाई बेटा, ये जाता है आपके टेबल में, तो 4 3 12, 4 3 12, ठीक है भाई, एंड 8 4 32। तो रेशो बना यहाँ पे 3:8, मतलब 3 पार्ट कार्बन बाई मास आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ, अगर 8 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। रेशो फिक्स होगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट लॉ बताता बेटा यहाँ पे लॉ ऑफ गेल साइकिल ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम, जो ये बताता है कि भी गैसेस का वॉल्यूम कंबाइन करता है एक प्रॉपर रेशो में। और रेशो क्या होगा, सिंपल होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे H2 को कंबाइन किया Cl2 के साथ, क्या बना यहाँ पे बेटा, ट्वाइस ऑफ HCl बना। और ट्वाइस ऑफ HCl बनने के बाद ये भी गैस हमारे पास, ये भी गैस और ये भी मान लो गैस है हमारे पास। तो रेशो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल। तो रेशो क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशो। तो जब भी गैसेस कंबाइन करें, किससे करें, सिंपलेस्ट रेशो से कंबाइन करें। उसके बाद बेटा आता है एवोगाड्रो लॉ, जो बताता है कि जितना वॉल्यूम एक गैस को होगा, अगर वो गैस का वॉल्यूम है किसी कंडीशन पे, टेम्परेचर प्रेशर हमने रखा यहाँ पे सेम, तो उसके वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। मान लो अगर मैं बताता हूँ यहाँ पे 22.4 लीटर हमारे पास गैस है, उसका वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर गैस है, तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे, पार्टिकल होंगे बेटा 6.022 × 10⁻23। ये कहाँ से लाया मैंने, ये है आपका एवोगाड्रो नंबर, दिस इज इक्वल टू योर एवोगाड्रो नंबर। तो मतलब ये बनता आपका 1 मोल, ये बनता आपका 1 मोल। बेटा इसी के ऊपर आप क्वेश्चन आएगा यहाँ पे मोलर फार्मूला के ऊपर, मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर, ये भी आपको निकालना आना चाहिए। इसमें आपको एम्पेरिकल फार्मूला दिया होता है,
एम्पेरिकल फार्मूला दिया होता है, आपको मोलर फार्मूला निकालना होता है। और एम्पेरिकल फार्मूला से अगर आपने बनाना है, कैसे निकालोगे, हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला। देखो बेटा, अगर आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, मैं यहाँ पे स्टेप बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले निकालो मास परसेंटेज, ठीक है। स्टेप नंबर 2, उसके बाद निकालो मोल्स, हो गया बेटा। आफ्टर मोल्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। और सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे, जितने भी मोल्स निकाले हैं हर एक के मोल्स डिवाइड बाई जिसके सबसे कम मोल्स होंगे, वो आपने यूज करें। जिसके सबसे लीस्ट मोल्स होंगे उनको आपने डिवाइड करना, आपका आता है सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। बाय द वे, अगर कहीं सिंपलेस्ट में अगर कोई नंबर आता है तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, देन यू टेक योर होल एटॉमिक रेशियो, ठीक है बेटा। और आपको याद रखना है फॉर्मूला यहाँ पे कि कोई भी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका रिलेशन क्या होता है, उसका रिलेशन होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो जब आपने एम्पेरिकल फॉर्म निकाला, एक n से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकलेगा, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म निकलेगा। जहां तक बात है एम्पेरिकल फार्मूला की, ये आपका फॉल्स फार्मूला होता है, ठीक है। जहां तक बात है आपकी मॉलिक्यूलर फार्मूला की, ये आपके ट्रू फार्मूला होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते बेटा यहाँ पे, तो इस तरह से क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये मैंने जो बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होता है हमारे पास, ये हमसे निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेके बोर्ड में आया हुआ है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका आप। नेक्स्ट बेटा आता है यहाँ पे, तो देखो क्वेश्चन फिर यहाँ पे पूछा है एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। बोर्ड में आया 2019 में, 21 में, 22 में, 23 में। आप यहाँ पे इसका सीक्वेंस देखेगा तो रिमेंबर आई एम गिविंग यू टू सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने दिया आपको क्या, भी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन लिख लो। पहला क्वेश्चन क्या दिया, लॉ ऑफ। दूसरा क्या दिया मैंने आपको भाई, अभी बताया मैंने, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल बेस। 2 टॉपिक हो गए बेटा आपके। फिर आपका यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा किस पे, कि आपको मोल कंसेप्ट निकालना है। मॉलिक्यूलर मास आपको आना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया 2021 और 23 में पूछा गया है, क्या आप मोलर मास निकालो। इसी तरह से आपको निकाली बेटा परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए। अब देखो किसी का भी, जैसे मान लो यहाँ पे फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट फॉस्फेट, सॉरी। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला दिया आपके पास, और कैल्शियम फॉस्फेट में आपने इसको निकालना है। तो क्या करना है यहाँ पे, कैल्शियम फॉस्फेट में आपने ये निकालना फॉर्मूला, इसका क्या होगा, इसका मॉस से क्या होगा। तो बेटा जहां तक क्वेश्चन हमारे पास आता है, यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्म लिखते हैं CA3PO4 होल ट्वाइस। तो बेटा परसेंटेज बोला है, कैल्शियम की निकालनी है आपको, निकालनी है फास्फोरस की निकालनी है आपको, निकालनी ऑक्सीजन की निकालनी है। तो कैसे निकलेगी हमारे पास, ठीक है बेटा। यहाँ पे 2 लगाइएगा। अब हमारे पास इस फॉर्मूले में हमें सबसे पहले टोटल मोलर मास निकाला यहाँ पे इसका। तो उसके बाद आपने क्या निकालना, सपोज मुझे निकालना कैल्शियम का परसेंटेज क्या है, तो मैं क्या करूंगा, कैल्शियम का मास लूंगा। अब यहाँ पे 3 आइटम है, 3 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन किया मैंने मोलर मास किसका, पूरे कंपाउंड का, कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। फिर मैंने लिया किसका बेटा, फिर मैं लिया यहाँ पे फास्फोरस का लिया। फिर फास्फोरस के जितने आइटम है, यहाँ पे 2 आइटम दिख रहे हैं आपको, 2 टाइम्स फास्फोरस किया। फिर क्या लिया भाई, फिर हमने लिया पूरा यहाँ पे ग्राम मोलर मास लिया मॉलिक्यूल का। फिर मुझे निकाली ऑक्सीजन की बेटा, तो ऑक्सीजन के 4 आइटम यहाँ पे ऑलरेडी हैं ऑक्सीजन के, और 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे किसका बेटा, यहाँ पे निकालेंगे पूरे मॉलिक्यूल का। एग्जाम्पल मैं आपको सिंप्लीफाई यहाँ पे करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। सो लेट अस सपोज मुझे पूछा है कि आपको निकालना है, कैलकुलेट बोलता है, निकालो भाई परसेंटेज निकालो किसकी, ईच एटम की, किसमें, कैल्शियम कार्बन। सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले निकालूंगा ग्राम मोलर मास। बताओ भाई कैल्शियम का मास कितना होता है 40, कार्बन कितना होता है भाई 12, ऑक्सीजन होता है भाई 16, कितने आइटम है यहाँ पे 3 है। तो बताओ कितना बनेगा 40 + 12 प्लस ये बना 48, विच इज इक्वल टू टोटल यहाँ पे कर तो 100 आएगा। अब मुझे निकालना परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कितना आएगा बेटा, कैल्शियम का मास अपॉन टोटल मास, कैल्शियम का मल्टीप्लाई से करना बेटा 100 से करना है। तो कैल्शियम का मास 40 अपॉन 100 इंटू 100, बेटा कितना आया 40% आया। अब मुझे निकालना सपोज परसेंटेज आप निकालना मुझे, कार्बन कितना होगा बेटा, यहाँ पे कार्बन का मास है 12, हमारे पास टोटल मास हमारे पास 100, मल्टीप्लाई से करो 100 से, बेटा ये भी कितना आएगा 12% आएगा। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मुझे निकालना, तो O2 कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 3 आइटम बेटा, 3 आइटम का मास, एक आइटम का मास 16, 3 का मास कितना होगा भाई 48 होगा हमारे पास, 48 बटा 100 इंटू 100 आएगा बेटा, ये कितना आएगा, ये 48% आएगा। इस तरह से आप निकालोगे परसेंटेज। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये हर बार आपको सवाल आता है। तो बेटा लिमिटिंग एजेंट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इनको भी आप कर लेना यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन आया है जेके बोर्ड में पूछा गया है, और बड़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन आया जेके बोर्ड में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके जेके बोर्ड में आपको 2024 में भी पूछा गया था हमारे पास, तो इसको भी आप देखिएगा। ये भी हमारे पास एम्पिरिक फॉर्मूला से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है भाई। और ये 2022 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट आते बेटा हमारे पास आगे,
तो अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन हमारे पास ये भी गेन पूछा गया 2022 में, ये भी किसके ऊपर बेस है, ये भी लिमिटिंग जंग के ऊपर बेस है हमारे पास। बेटा परसेंटेज का देखो यहाँ पे फिर अपीयर हुआ, कब पूछा गया 2021 में, तो यहाँ पे भी याद रखना। तो आपको मैं थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको पूछना क्या, अभी थर्ड बताएगा आपको निकाली परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी कंपाउंड की। तो ये भी आपको बेटा इसका भी एक न्यूमेरिकल आता है छोटा सा, तो कभी 2 नंबर के फॉर्म में, कभी 3 नंबर के फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट बेटा देखो यहाँ पे 2021 में अगेन आया, किसका पूछा है, मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम फॉस्फेट का सल्फेट का पूछा हुआ है फॉर्मूला यहाँ पे। अब आते हैं आगे की बात, तो आगे की बात करते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे पूछा एक क्वेश्चन पूछा शॉर्ट आंसर में कभी आ सकता है कि 1 AMU क्या होता है। तो बेटा 1 AMU क्या होता है, हमेशा याद रखना 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। सिंपल बताओ तो यहाँ पे 1/12 का 1/12 मास ऑफ एक एटम का, किसी का भी मास निकालना एक एटम का, कार्बन का स्टॉप हमारे पास 12 है तो मैंने 12 से डिवाइड किया, क्या करेंगे डिवाइड, किसी भी का एटम का मास निकाला, 1 एटम मास निकाला तो क्या करेंगे डिवाइड, उसका एटॉमिक मास लो, उसको डिवाइड करो किससे, एवोगाड्रो नंबर से। लो भाई, तो अगर आपने 1 एटम का मास निकालना है तो ये फॉर्म होगा भाई, उस एटम का ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाई उसका एवोगाड्रो नंबर से करो, आपका निकलेगा 1 यूनिट। यहाँ पे क्वेश्चन बेटा लास्ट में नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आ सकता है एग्जाम में आपके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेटा उससे पहले ये भी बता दूं आपको कि देखो आप एग्जाम देखोगे, आप एग्जाम के बाद आप जब एग्जाम दे रहे हो तो होप्स हो कि आपके पास एग्जाम देने के बाद आपको CUT देना है। अब CUT देना आपको अभी 11th में हो, फिर 12th में जाओगे तो आपको CUT देना, तो CUT के लिए भी हमारे पास कोर्सेज पड़े हुए हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे क्रैश कर सकते हो, 11th के ही बात कर सकते हो। स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा हमारे पास, क्लास टेस्ट होंगे, आप संकल्प जम्मू में आ सकते हो, विजिट कर सकते हो यहाँ पे, और ये दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग किसी भी कोर्स के लिए। वी आर प्रोवाइडिंग ट्यूशन फॉर कोर्सेज फॉर JEE, NEET, CUT एंड academics also. So our crashes courses are very important and they are starting from the 1st of March 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं, मिनिमम चार्जेस हैं, यू कैन एनरोल फॉर द कोर्सेज। नेक्स्ट कम टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए आपको इस चैप्टर को डिवाइड करना 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा आप पढ़ो एटॉमिक मॉडल्स, फर्स्ट आप पढ़ो क्या भाई, एटॉमिक मॉडल्स एक हिस्सा। दूसरा पढ़ो भाई आप यहां पे सेकंड टॉपिक आप पढ़ो भाई बाकी जो चीजें बढ़ती इसमें, जैसे एटॉमिक मॉडल हो गए, उसके बाद आपने क्या पढ़ना, नेक्स्ट पढ़ना आपने इसमें कि भाई आपका जैसे हो गया डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है, डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गया आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, हमारे पास 2 चीज़ हो गई हमारे पास, यहाँ पे ये चीज़ें पढ़नी है आपने बीच वाली। फिर आपने लास्ट में क्या करना, लास्ट में आपने पढ़ना थर्ड टॉपिक में करना आपने क्वांटम नंबर और इसके रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, जिसमें आपका अबा प्रिंसिपल आता है, जिसमें आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है, जिसमें आपका हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आ सकता है। तो ये चीज़ें पढ़नी आपको, तो इसको 3 इसमें डिवाइड करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन, आप इसको नोट कीजिएगा। तो 1 इज डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड सेकंड 1 इज यहाँ पे आता है आपका क्वांटम नंबर के साथ में ये रूल्स आते हैं। तो ये हर बार आपके एग्जाम में अपीयर होते हैं, हर बार पढ़े जाते हैं। तो बेटा मैं बात करूँगा यहाँ पे देखो मॉडल की, कोई भी एटॉमिक मॉडल उसमें कॉमन क्या है कि अगर आपके पास एक एटम है ना, उस एटम में सबसे अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं बेटा, इसमें होते हैं न्यूक्लॉन्स होते हैं। न्यूक्लॉन्स मतलब एक तो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होते हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं न्यूक्लॉन्स, इनको न्यूक्लॉन्स कहते हैं। बार मत शेल्स होती है, शेल में बेटा क्या होते हैं, यहाँ पे शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं शेल्स। हमारे पास क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनको शेल्स बोलते हैं। तो ये आपको मॉडल देखना है और मॉडल आपको यहाँ से बताया जाएगा। अगर आपको एनर्जी निकाली होगी, किसी भी शेल की एनर्जी निकाली, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो फॉर्मूला होता है En इज इक्वल टू -13.6, ठीक है, इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। और जेड यहाँ पे क्या भाई, जेड एटम है, हो सकता है ये हाइड्रोजन हो सकता है हीलियम +1 हो सकता है ये लिथियम +2 हो सकता है बेरिलियम +3 हो। अब यहाँ पे देखो हर एक में क्या है, हर एक में एक इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो ये मॉडल जो है बेसिकली वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से बेटा आप यहाँ पे रेडियस निकाल सकते हो, तो रेडियस का फॉर्मूला भी दिया होगा यहाँ पे। तो रेडियस आपको निकालना आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए आपको, क्या भी आपको चाहिए एनर्जी के निकालने। अब क्वांटम नंबर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लिख दो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर मेरा 4th यहाँ पे दे रहा हूँ आपको मैं, कौन सा, दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। डिटेल पूरा पढ़ लेना यहाँ पे कि ये नंबर कितने हैं, 4 हैं। 4 में प्रिंसिपल को नंबर है जो बताएगा आपके बारे में, शेल के बारे में बताएगा, शेल की एनर्जी क्या है, शेल का रेडियस क्या है। और याद रखना आपको एक फॉर्मूला रखना याद है,
पेम्स मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसके बारे में बताएगा भाई? शेल के बारे में बताएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर दूसरा वाला किसके बताएगा भाई? सब शेल के बारे में बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा भाई? ये बताएगा ओरिएंटेशन ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। और लास्ट में स्पिन किसमें बताएगा? स्पिन। तो याद रखना पेम्स करके और फिर SSOS याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला बेटा क्या है यहाँ पे? उसका फॉर्मूला हमारे पास है √L × L+1 H/2π। बेटा ये बता दूं H/2π हमारे पास क्या होता है? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू H कट। तो फॉर्मूला ये भी बन सकता है, क्या बन सकता है बेटा? L × L+1 और यहाँ पे बनेगा बेटा H कट। और याद रखना एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है के ऊपर, ये डिपेंड करता है होली एंड सोली L की वैल्यू के ऊपर। L की वैल्यू क्या होती है? जीरो के लिए मतलब जीरो वैल्यू कब होती है? जब S हो। 1 वैल्यू कब होती है? जब P हो। और 2 वैल्यू कब? जब D हो। और हमारे पास 3 वैल्यू होती है जब हमारे पास F हो। तो ये इन पे डिपेंड करता है हमारे पास बेटा। उसके बाद आता है मैग्नेटिक मोमेंटम। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे बेटा कि अगर आपको L की वैल्यू निकालनी तो L इज इक्वल टू N-1। अगर आपको M की वैल्यू निकालनी तो M डिपेंड करता है L पे, प्लस माइनस L होता है हमारे पास। और स्पिन की वैल्यू निकालनी तो स्पिन बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आता है। अगर वो क्लॉकवाइज 1/2 आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज वो आएगा 1/2 माइनस में। ये प्लस हो गया क्लॉकवाइज, हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सिर्फ स्पिन की ओरिएंटेशन बताता है। अब बेटा इसी तरह से हम निकालते हैं यहाँ पे स्पिन मोमेंटम भी निकालते हैं। तो स्पिन मोमेंटम क्या होगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? उसका फॉर्मूला बता दो। तो यहाँ पे √S × S+1 H/2π। तो बेटा ये भी याद रखना यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पिन पे डिपेंड करता है, यहाँ पे आपके L पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे किसी भी केस में मोमेंटम जो है वो शेल पे डिपेंड नहीं करेगा, या तो वो करेगा शेल सब शेल पे डिपेंड, या तो करेगा वो सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके स्पिन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट बेटा आते हैं यहाँ पे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आते हैं बेटा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूअल नेचर ऑफ दी मैटर। क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है डी ब्रॉग्ली इक्वेशन का, जो कहती है कि वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज इक्वल टू H/mv। व्हाट इज मास और v क्या है? वेलोसिटी हमारे पास। तो मास और वेलोसिटी को होता है भाई दिस इज कॉल्ड मोमेंटम डिवाइडेड बाय p। अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, और मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। तो ये फॉर्मूला बनता है। उसको बेटा यहाँ पे डी ब्रॉग्ली का क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है। देन हमें ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आ सकता है। मॉडल हमारे पास थॉमसन मॉडल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक क्लासेस में पढ़ा है। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे होती है सीरीज, जैसे एक होती है लाइमन सीरीज, एक होती है बाल्मर सीरीज, ठीक है। फिर पाश्चन, फिर आता भी हमारे पास क्या आता है? पाश्चन के बाद आता है यहाँ पे ब्रैकेट, पी फंड और हम्फ्री। याद कैसे करना है? देखो बेटा, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है बेटा, लो ब्लड प्रेशर। उसके बाद फिर अगर है ब्लड प्रेशर हाई। तो बेटा लाइमन सीरीज हमारे पास ये पड़ती यूवी रीजन में। बाकी जो सीरीज हमारे पास हैं, देखो यहाँ पे बाल्मर इज ओनली सीरीज विच प्रेजेंट इन विजिबल रीजन। बाकी जितनी भी सीरीज है, चाहे वो पाश्चन से स्टार्ट हो रही, पी फंड, हम्फ्री, जो भी जा रही हैं, वो कहाँ होती है बेटा? वो होती है IR में। तो इसका पढ़ोगे आप ट्रांजिशन क्या क्या होता है यहाँ पे। और ये जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, बेसिकली ये आपका इमिशन स्पेक्ट्रा है, ये आपका इमिशन स्पेक्ट्रा है। तो जब भी कोई पार्टिकल आएगा वो कहाँ से आएगा? वो एनर्जी हाई से आएगा, कहाँ की तरफ आएगा? एनर्जी लो की तरफ आएगा। डी ब्रॉग्ली बेटा ऑलरेडी बताया मैं, डी ब्रॉग्ली इक्वेशन कब आया? 2018 में आया, 21 में आया, 23 में आया। इसको इंपॉर्टेंट करेगा। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया आपको, डी ब्रॉग्ली इक्वेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देन हेजनबर्ग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर एग्जाम आस्क्ड इन 2019 से 2023। तो बेटा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है? ये बताता है अनसर्टेन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेन मोमेंटम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या होता है? H/4π होता है। बेटा याद रखना यहाँ पे H/4π का न्यूमेरिकल आया, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू होती है बेटा 0.53 × 10⁻34 आता है जूल सेकंड में। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पे वैल्यू। और ये बुकलेट जो हमने कंपाइल की बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुकलेट फॉर एग्जाम, एंड कीप रीडिंग दिस बुकलेट। अगर आपके पास बुकलेट का लिंक चाहिए आपको, ये बुकलेट को आपको चाहिए, तो आप एक टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है संकल्प कम्प्लीट क्लासेस। आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे बने, आप उसमें भी यहाँ पे आके देख सकते हो। इस PDF को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप इसको एसेस कर सकते हो। बेटा रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे रूल आता है पॉलिस्क्रिप्शन प्रिंसिपल, और ये आपको आएगा 2019 में भी क्वेश्चन आया है, 2022 में भी। क्या बताता है रूल्स? देखो ये कहता है कि अगर एक ऑर्बिटल है, सुनो यहाँ पे ध्यान से, अगर एक ऑर्बिटल है उसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक का स्पिन क्लॉकवाइज, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, ये बताता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता बेटा हमारे पास अब्बा प्रिंसिपल। ये बताता है कि ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से फिल किए जाते हैं, ठीक है बेटा।
मतलब अक्सर दो ऑर्बिटल है, लेट्स से हमारे पास हमने बताया 3s है और लेट्स से आपके पास बताया 5s ऑर्बिटल है। अब इसका अगर एनर्जी निकालें n+l रूल से तो क्या आएगा बेटा 3 + 0, ये बनेगा 3 आपका। अब l के लिए वैल्यू रखो भी 0 1 2 3, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, यहाँ पे भी n+l आएगा, n की वैल्यू 5 और s की वैल्यू 0, हमारे पास कितना आएगा बेटा 5 आएगा। तो जब 5 हो गया हमारे पास तो ये बताएगा। अब किसकी एनर्जी कम, तो एनर्जी कम 3s की, एनर्जी किससे ज़्यादा तो 5s की। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 3s में, उसके बाद जाएगा एंटर कहाँ करेगा 5s में। बेटा इसी के साथ में आता हूंस रूल, ये कहता है कि अगर ऑर्बिटल हमारे पास, मान लो अगर ऑर्बिटल डिजनरेट हैं, 3 ऑर्बिटल हैं पी के 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, वो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, सिंगली फिल करेंगे, 1 2 3। अगर 4 हैं तो पहले सिंगल फिल करेंगे, 1 2 3, उसको पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई नहीं करता। क्लियर यहाँ पे, तो ये हो गया रूल आपका। इसी में आपको ये बस ये चीज़ें पढ़नी है, आपको क्वांटम नंबर पढ़ना और यहाँ पे रूल्स पढ़ने हैं। बेटा 6 क्वेश्चन के बाद में 7 क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके एक हो गए रूल्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन। अब बेटा यहाँ पे आपको देखो, हम साथ में CUT के साथ में हम यहाँ पे नीट का क्रैश कोर्स भी कराने जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है किसके लिए, नीट एस्पायरेंट के लिए, बच्चों के लिए। आप चाहते हो कि आपके नंबर अच्छे आए, आपके मेडिकल सीट का कैरियर हो, तो आपको सिंपली आपको यहाँ पे आना। क्रैश कोर्स हमारे पास अवेलेबल है और क्रैश से होगा बेटा क्रैक। तो वी कैन प्रोवाइड हियर यू स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज स्टार्ट फ्रॉम दी 1st of March. Again visit Sankalp classes for more detail and contact these numbers that is given below as a WhatsApp number, and you get help in your preparation for NEET 2025. Then coming to the next portion, very important topic is thermodynamics. क्या पढ़ना है इसमें पढ़ना अपने लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने पे। कितने लॉज है, 3 लॉज है, 3 ही 4 है, एक 0 हो गया, एक फर्स्ट हो गया, एक सेकंड हो गया, एक थर्ड लॉ हो गया भी, ठीक है। अब ये लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या भी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वो क्या बताता है, वो बताता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज होती है दैट इज इक्वल टू Q + W, ठीक है। और 0 क्या बताता है कि अगर आपके पास 3 बॉडी हैं, एक बॉडी A है, दूसरी बॉडी B है, तीसरी बॉडी C है, तो अगर A और B के बीच में टेम्परेचर इक्वल है और ऐसे ही A और C के बीच में टेम्परेचर इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली B और C के बीच में भी क्या होगा, टेम्परेचर इक्वल होगा। और ये लॉ बताता है, थर्मल लॉ फिल्म बताता है हमारे पास, बहुत अच्छे से आपको इसको डिटेल में हमने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। अब सेकेंड लॉ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको वाइड थर्ड लॉ की डेफिनेशन जरूर कर लेना। उसको बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आया आपका, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ये आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हाइड्रेशन, वेपराइजेशन, कंबस्शन, सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये सभी आती है। इसमें कोई ना कोई पार्ट आपको हर बार एग्जाम में आया हुआ है और बहुत बार क्वेश्चन अपीयर हुआ बोर्ड में आपके। हीट कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, ये आपके फिजिक्स में भी चैप्टर आएगा और यहाँ पे भी चैप्टर के टॉपिक हैं। तो हीट कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, मोलेटिक कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, ये आपको देखना, यहाँ पे याद रखना आपको फॉर्मूला CP/CV का रिलेशन, CP/CV का रिलेशन याद रखना आपको कि CV क्या होता है, CP क्या होता है, और CP - CV किसके बराबर आता है, वो आता है R के बराबर, जिसको बोलते हैं मायर फार्मूला। और ये मायर फार्मूला हमारे पास क्या है, इसको भी आप डेरिवेशन को करो। अब देखो बेटा यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आया 2020 में और 23 में। आइसोथर्मल प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, एडियाबैटिक जहाँ पे हीट हमारे पास कांस्टेंट होती है, 0 होती है हमारे पास, नो हीट चेंज होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस जहाँ पे आपका प्रेशर चेंज होता है, 0 होता है हमारे पास। और आइसोकोरिक प्रोसेस जहाँ पे आपका वॉल्यूम चेंज होता है, 0 होता है बेटा। ये भी एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी कब आया, 2021 में आया, 22 में आया, 23 में जो भी आया, यहाँ पे 21 और 19 में आया हुआ। अब इस केस में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड हो, क्वांटिटी पे डिपेंड हो, मैटर पे डिपेंड हो। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना हो, उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बोलते हैं डिविजिबल प्रॉपर्टी हमारे पास आती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे भी एंथैल्पी की होती है, उसको डिफाइन करना है, वर्क को डिफाइन करने के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हमारे पास है। और मिक्सचर को डिफाइन करना है आपका, गिब्स एनर्जी डिफाइन करनी बेटा, ये हमारे पास हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स से। नेक्स्ट आगे बेटा हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के 2 सेक्शन जरूर करना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला भाई हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या भाई यहाँ पे ली चैटर प्रिंसिपल, ली चैटर प्रिंसिपल। और बेटा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेना आप, एसिड बेस के कॉन्सेप्ट,
चाहे वो अरेनियस कॉन्सेप्ट है, चाहे वो ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट है, चाहे भी लुवाइस कॉन्सेप्ट है, ये 3 पार्ट कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक यही हो गया आपके, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दिस चैप्टर। नेक्स्ट आते बेटा यहाँ पे हम नेक्स्ट करें डिस्कस, किसको करें डिस्कस, हम करें डिस्कस यहाँ पे। और इसके याद रखना यहाँ पे पीएच के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच को भी पढ़ लेना। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, तो ही हो गया भाई पीएच आपका। तो बेटा पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे केसी केसी का रिलेशन भी देखना, केपी केसी का क्या रिलेशन होता है वो भी आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए। केपी केसी का सोल्यूशन हो गया यहाँ पे। तो बेटा इस चैप्टर से आपको मैं बताया, एक और एक्सटेंड करता हूँ, केपी केसी का करता हूँ एक्सटेंड में यहाँ पे, और दूसरा करता हूँ यहाँ पे पीएच का एक्सटेंड करता हूँ। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक और टॉपिक पे। तो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट वी आर प्रोवाइडिंग द जर्नल रिविजन फॉर क्लास 11th and 12th also. Courses available from 8th to 12th and along with all exams. So please you feel free to contact on the above detail contact. You can contact offline online mode. So बेटा ये हमारे संकल्प की सीरीज से हमने जो आप बताया आज आपका, ये था हमारे पास एक गिस्ट क्वेश्चन की। जो भी क्वेश्चन मैं बताया आपको, नियरली मैंने आपको 9 to 10 क्वेश्चन बताए हैं। ऑल आर इंपॉर्टेंट, कीप नोट ऑन दैट एंड रीड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन just ask on the comment section कि आपको और क्या चाहिए। That's all for today. Thank you so much. Visit again for next episode of the analysis of the organic chemistry. Thank you so much.